हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स का जो आपका आज हम कितना देखें मतलब VBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं 2025 में, उसमें जो आ सकते हैं प्रश्न उसी को हम देखेंगे। यानी परीक्षा में आने वाले प्रश्न को हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और क्या कीजिएगा, रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 100% समझ में आने वाली है। हम अपने पूरे 100% देकर आपको समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को जल्दी शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी लाइक कर लीजिए चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी भी कर लीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। आपको 100% कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर हो जाने वाली है और अभी आपको याद हो जाने वाली है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। क्या क्वेश्चन है, जो आपका आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत था। जैसे आपको सिद्धांत का क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए कि कुछ वैज्ञानिक जो लिखे हुए होंगे, ऐसा समझ लीजिएगा। आपको कुछ बच्चों को सिद्धांत को जैसे क्वेश्चन को पता चलता है, उससे लगता है कि ये बहुत ही भारी क्वेश्चन है, ये नहीं बनने वाला। ऐसा नहीं है, बहुत छोटा भी क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, जो शॉर्ट आंसर मिलेगा आपको। और जितना हो सकेगा आसान लैंग्वेज में हम लिखते हुए, तो आसान आपको लगे सबसे छोटा में। तो क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यानी BECB यानी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 2020 में पूछा गया था और 2022 में पूछा गया, और न जाने कितने बार पूछा गया है आपके ये एग्जाम में। तो उत्तर में कैसे लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है कि आंसर में आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत है वह एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, उनको दिया था। यानी उसका जो खोज निकाला था, उनका वे आविष्कार किए थे। और जो ये होता है, इसके अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और वह जब खोज किए थे तो उनने पता लगाए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि जो आवेश जो होता है आपका, ये आवेश होता है, उसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या करते हैं, नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतर कर सकते हैं। यानी जैसे आपको यहाँ पे है, जैसे आपको क्या है, यहाँ पर आवेश है और यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम भेज तो सकते हैं, लेकिन इसको ना ही हम अपने से उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको हम अपने से उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ से यहाँ इसको हम भेज सकते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, या इसको अनुभव कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम उत्पन्न या नष्ट इसको हम बना नहीं सकते हैं, और ना ही इसको मिटा सकते हैं। इतना आप समझ गए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो ऐसा जब आपके बोर्ड में पूछा जाएगा तो ये पूछा गया है बहुत, आपको हम यही बताना चाहते हैं कि बहुत बार पूछा गया है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, जो वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार जो होता है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार होता है, विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, जो आपका आवेश होता है उसको हम ना भी उत्पन्न कर सकते हैं, और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, और न ही उसको मिटा सकते हैं, और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अतः विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव सुरक्षित होता है। यानी जो ब्रह्मांड आपका होता है, विद्युत आवेश हमेशा सुरक्षित, यानी एक जगह रहता है, वह एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ जा सकता है, लेकिन उसको क्या कर सकते, तो कोई नहीं नष्ट कर सकता है और न ही उत्पन्न कर सकता है। तो आप समझिए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। आपको 100% आपको समझ में आ गई होगी। आप इसी डिफिनेशन से आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको ये मोस्ट VBI हम क्वेश्चन चुन के लाए हुए MVBI समझ सकते हैं, MVBI जिसमें आपको 100% लड़ जाने वाली है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में आपका है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो 2020 में पूछा गया था, इन न जाने कितने बार पूछा गया है, मतलब मेंशन नहीं किया है। आप सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि सब जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब कभी ना कभी पूछा गया है और सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके समझने चाहिए। इसमें क्या था, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको क्या समझते हो, आपको यह आपका सवाल में है। तो उत्तर किस प्रकार से लिखनी है, उत्तर आपको बताते हैं। उत्तर में लिखना है आपको कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, विद्युत क्षेत्र का जो किसी भी बिंदु होता है पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका एच से मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। यानी इसको हम NS इन्वर्स भी बोल सकते हैं, या N/C इसको भी रहता है। ये आपका किसका होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक। तब ये डिफिनेशन हम समझ गए। अब इसको उतना आपको नहीं क्लियर होगा, तो क्लियर कैसे होगा, तो है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वह है कि आपका विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो विद्युत को क्षेत्र होगा, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पे है एक क्षेत्र यहाँ पे है और एक क्षेत्र यहाँ पे है। तो किसी का क्या बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, यानी एक धनावेश यहाँ हो गया और एक धनावेश यहाँ हो गया। तो जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का वह क्या करता है, अनुभव करता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको, जैसे आपको ये आपका जैसे इसमें बल हो गया और इसमें जो आपका Q हो गया यानी आवेश हो गया,
और इसके अंदर जितने भी बल का वो अनुभव कर रहा है ना, इसके अंदर जितने भी बल का वो अनुभव कर रहा है वह उसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। यानी इसमें से कोई अगर आवेश है तो इससे क्या होगा, इसका सीमा है, इससे बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर भी होगा। इसके अंदर जितने क्षेत्र का वो अनुभव करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे आपको इसमें कोई भी रहेगा तो इसकी या इतने वर्ग का ही नियंत्रित कर सकता है, इससे बाहर वो नहीं जा सकता है, या इससे बाहर की जो चीज़ों को वो अनुभव नहीं कर सकता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या समझते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर, किसी भी जो आपका बिंदु है, इसी को बिंदु हम कर सकते हैं, इसको हम बिंदु इसको भी बाहर जो है इसका बिंदु कर सकते हैं। किसी भी बिंदु पर जो क्यू से हम आवेश सूचित करते हैं, जो किसी भी बिंदु पर जो रखा होता है और उसके द्वारा जो धनावेश होता है उसके द्वारा अनुभव किया जाता है। धनावेश क्या होता है, जो आपका प्लस होता है वो धनावेश होता है, माइनस त्रियावेश होता है। तो आपका क्या करता है, जो प्लस होता है वो एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं, और माइनस ये भी प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन आपको क्या होगा, जब आपका ये माइनस और प्लस रहेगा, प्लस या माइनस होगा तो क्या करेगा, ये दोनों अपने आप को आकर्षित करते हैं। ये आप क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और अगर यही आपका हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा तो भी ये भी आकर्षित ही करेगा। लेकिन अगर प्लस हो गया तो प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जब माइनस भी रहेगा तो ये भी एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करेंगे। जैसे आपको विपरीत जो होगा, विपरीत चीज़ें होती है भी आपको क्या करती है, तो ये आकर्षित करती है। जो उनके जैसे जो चीज़ें होती है सेम वो आपको प्रतिकर्षित करती है, यानी उसको अच्छा नहीं, वो आपको दूर चलती जाती है। लेकिन आपको जो नज़दीकी में होती है, जैसे एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की खींच अपने पास आएंगे, एक दूसरे के नज़दीकी आएंगे। क्योंकि प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा तो ये दोनों अपन क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये समझ गए, इतना समझ गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं। तो लिख दीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो ये ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखा, विद्युत क्षेत्र जो आपका होता है, जो हम बताए थे ये विद्युत क्षेत्र है, इसका अंदर क्षेत्र है, वो किसी भी बिंदु पर, ये इस बिंदु पर हो सकता है, इस बिंदु पर हो सकता है, किसी भी बिंदु पर रखा हो, एक अंक धनावेश है, जितने बल का अनुभव करता है, इसके अंदर जो बल होगा वह इसके अंदर जितने बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, उसे ही उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देख सकते हैं कितना आसान डिफिनेशन, कितना आसान परिभाषा है, आपको 100% समझ में आ गई। ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी NS इनवर्स भी इसको बोल सकते हैं, या न्यूटन प्रति कूलम भी बोल सकते हैं इसको। इसका ऐसे मतलब जो आपका 1 नंबर में पूछा आता है, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आने वाली है, तो इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा, और आपको फुल कितना मार्क्स, 2 मार्क्स इसको मिल जाने वाली है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप समझ गए, एक क्वेश्चन में बताया और दोनों क्वेश्चन समझ गए कि क्या क्या था। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में है, आपको 100% कोशिश करें आपको पूरा समझ में आए, इसका कारण आपको दोबारा याद रखने की, यानी याद करने की जरूरत ना पड़े। 3 नंबर आपको क्वेश्चन के परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। यानी जो आपका परावैद्युत एक शक्ति होती है, यानी परावैद्युत पावर जो होती है, एवं आपेक्षिक परावैद्युता को परिभाषित करने, उसका डिफिनेशन लिखने को बोला, जो 2016 में आपका पूछा गया था। ऐसे 2016 में नहीं पूछा गया है, ये बहुत साल पूछा गया है, सिर्फ आपको इसलिए लिखे ताकि आपको लगे कि हाँ पूछा गया है और आप इस क्वेश्चन को याद कर। लेकिन पूछा गया है, बहुत और पूछा गया है, हो सकता है 2023 में पूछा गया हो, 2022 में पूछा गया हो, 2021 में पूछा गया, लेकिन बहुत और पूछा गया है। और इसमें है कि इसका उत्तर कैसे लिखिएगा कि परावैद्युत शक्ति और परावैद्युत एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को कैसे परिभाषित करेंगे, तो वह देखते हैं। और इसका उत्तर देखना हम प्रारंभ करते हैं। उत्तर में अगर परावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ये देखते हैं कि परावैद्युत शक्ति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहाँ तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है, परावैद्युत शक्ति कहलाता है। सबसे आसान डिफिनेशन है कि परावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपना तीव्रता बताया है, जिससे इसके अंदर जो अनुभव करता है, जो गोला के अंदर जो अनुभव कर रहा है, उसको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। जो तीव्रता जो होगा वह अनुभव कर रहा है, उसको वह उसका अधिकतम मान, उसका जो सबसे अधिकतम मान होगा, जैसे आपको 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसका अधिकतम मान होगा ना, जो इसका क्या होगा सबसे ज़्यादा, यानी अधिकतम मान होगा जहाँ तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना होता है, वहाँ तक क्या होगा, उसी को परावैद्युत शक्ति कहते हैं। तो आपका बहुत आसान था, आपको 100% समझ में आ चुके होंगे, हमारा इतना विश्वास है। और अगला है कि आपेक्षिक परावैद्युता, आपेक्षिक परावैद्युता किसे कहते हैं, दोनों मिलाकर आपको 2 मार्क्स, अगर आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा। लेकिन आपको अगर पूछा जाएगा तो ये भी लिख दीजिएगा आपेक्षिक परावैद्युता, तो मिलाकर 1 मिलाकर आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है, और निर्वात के क्या है आपेक्षिक परावैद्युतांक, तो किसी माध्यम के परावैद्युतांक, किसी भी माध्यम का आप ले सकते हैं, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को माध्यम का सापेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। कितना आसान डिफरेंस है कि अपेक्षित परावैद्युतांक क्या कहते हैं कि किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा और उसके निर्वात का परावैद्युतांक का जो अनुपात होगा, जो उनका दो मिलाकर जो ये आपका हो गया परावैद्युतांक, और ये परावैद्युतांक हो गया, यानी यहाँ पे दो
लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है जिसमें इसमें जो अनुपात आपका होगा, ये अनुपात जैसे होगा कितने इसमें दूरी है, कितना उसका अंतर है, वो इसका होगा क्या, इसका परावैद्युत अपेक्षीय परावैद्युतांक इसको कहेंगे। और परावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो वैद्युत शक्ति तीव्रता का वो अधिकतम मान जहाँ तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है, अचालक जब तक बना रहता है वह आपका परावैद्युत शक्ति कहलाती है। और जो इसमें क्या होता है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के क्या कहते हैं अनुपात को कहते हैं अपेक्षीय परावैद्युतांक। तो ये दोनों मिला के क्वेश्चन था, तो ये आप समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वैद्युत द्विगु आघूर्ण किसे कहते हैं। जो आपका वैद्युत द्विगु आघूर्ण होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लगभग कि बहुत बार पूछे गए हैं, जिसमें आपको देख ही सकते हैं हम लिखे हुए हैं कि 2010 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। हो सकता है कि अब इसका बारी क्या है, अब इसका बारी है 2025 में पूछे जाने की। तो हो सकता है कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखते हैं कि क्या है कि वैद्युत द्विगु आघूर्ण किसे कहते हैं, यह देख रहे हैं। तो उत्तर में आपको कैसे लिख दिएगा, उत्तर में लिख दिएगा वैद्युत द्विगु के किसी एक आवेश, जो आपका वैद्युत द्विगु होगा, वैद्युत द्विगु किसे कहते हैं, वैद्युत द्विगु वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर अभाव परंतु एक ही प्रकार के बिंदु रखे जाते हैं, उसको कहते हैं वैद्युत द्विगु। लेकिन वैद्युत द्विगु आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विगु आघूर्ण कहते हैं वैद्युत द्विगु के किसी एक आवेश, जो आपका वैद्युत द्विगु होगा, जो मैंने बताया गया है, वैद्युत द्विगु के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी यानी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विगु आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, इससे क्या करते हैं, इसे इससे प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विगु आघूर्ण का मात्रक, आवेश का मात्रक, लंबाई का मात्रक, वैद्युत द्विगु मात्रक का कूलम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर इसका मात्रक होता है। अब डिफिनेशन को आप अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, तो उसको हम चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जब वैद्युत द्विगु किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी, जैसे आपको ये हो गया, एक बिंदु यहाँ से हो गया और एक बिंदु आपको यहाँ से हो गया, तो क्या इसलिए क्या है, वैद्युत द्विगु के किसी एक आवेश यहाँ हो गया और उनके बीच की दूरी और एक आवेश यहाँ हो गया, तो इसके बीच की जो दूरी होगी यहाँ तक और यहाँ तक जो दूरी होगी, इसका हम आर मान लिए, तो यहाँ पर यहाँ से दूरी और यहाँ से की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, उसके गुणनफल को, जो इसका दूरी होती है, बीच की जो दूरी होती है, यह आपका ये दोनों हो गया, और इसको और इसका जो बीच की जो दूरी होगी उसके जो गुणनफल करने पर जो दूरी प्राप्त होगी उसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विगु आघूर्ण उसी को कहते हैं। तो वह समझ में आ गया वैद्युत द्विगु आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विगु के किसी एक आवेश यानी यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पे इसमें आपको निर्भर करता है कि एक प्लस होगा कि माइनस होगा, या इस पर वह इस चार्ज पर निर्भर करती है कि क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है कि माइनस होने वाली है, या इस पर निर्भर करेगा। तो इसमें बोला था कि जो ये होगा, अगर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ये इसकी तरफ खींचेगा और ये इसकी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर ये आपस में क्या होगा, अगर माइनस माइनस या प्लस प्लस होगा, जैसे आपका यह माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या होगा, ये प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक दूसरे को और धक्का देंगे, यानी अलग अलग इसको हो जाएंगे। लेकिन आपको ये विपरीत जब विपरीत होंगे आवेश, विपरीत आवेश होने पर क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश नहीं होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ तक समझ गया कि क्या होता है वैद्युत द्विगु आघूर्ण, जिसका आपको हो गया, अगर प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और अगर माइनस प्लस हो गया तो क्या करेगा, ये आपका करेगा माइनस प्लस आकर्षित करता है, माइनस प्लस आकर्षित करता है। और ये होगा अगर प्लस प्लस आपका हो गया तो क्या करेगा, ये आपका विकर्षित करता है, ये आपका क्या करता है, विकर्षित करता है। तो ये समझ गया कि वैद्युत द्विगु आघूर्ण किसे कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विगु के किसी एक आवेश को और उनके वैद्युत द्विगु का किसी भी एक आवेश, प्लस हो या माइनस हो, कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के लंबाई यानी गुणनफल के, उनके जो एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के, उसको वैद्युत द्विगु आघूर्ण कहते हैं। और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका ए से मात्रक क्या होता है, इसका कूलम मीटर, इसका क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। तो ये समझ गए। और देखते हैं 5 नंबर प्रश्न पर आपका है। 5 नंबर प्रश्न में आपको क्या बोला जा रहा है, समविभवी तल को परिभाषित करें। समविभवी तल जो 2013 हम लिखे हुए, लेकिन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसा नहीं कि एक बार पूछा गया है, आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि आपको यह पूछा गया है, आपको हमेशा ये के लिए आपको ये याद कर लेनी है। तो 5 नंबर समविभवी तल को परिभाषित करें, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे समझेंगे, तो वो देखते हैं। तो समविभवी तल जो होता है आपका, समविभवी
समविभव तल वैसा तल, समविभव तल किसे कहते हैं? वैसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव मान समान होता है। समविभव तल किसे कहते हैं? वैसे तल, यानी जब भी आपको लिखा रहेगा वैसे, जैसे आपको विभव में कुछ यहाँ पे बल लिखा होगा, तल लिखा होगा, कुछ भी लिखा होता है, कैसे लिखेगा कि वैसे तल, यानी इसी का आपको लिख लेना है। लिखा होता है आपको समविभव बल किसे कहते हैं? लिखा वैसे बल, जैसे आपको लिखा है समविभव तल तो लिखना है वैसे तल जिसका सभी बिंदुओं पर, जिसका होगा इसे आप होगा यहाँ, ये नहीं आपको ये बता देते हैं। जैसे आपको यहाँ हो गया, यहाँ, जैसे आपको ये एक हो गया और यहाँ हो गया, जैसे आपको सभी बिंदुओं पर, जैसे आपको एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ हो गया, तो यहाँ से जो यहाँ तक दूरी होगी और यहाँ से की दूरी होगी, या यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपका होगा यहाँ से एक होगा, और यहाँ से यहाँ का दूरी होगा वह भी एक होगा, एक ही होने वाली है, और ये लंग से ये लंग की दूरी होगा वो भी एक होगा। यानी इसमें बोला जा रहा है कि वैसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर, यानी बिंदु ये हो सकता है, या बिंदु ए हो सकता है, या बिंदु ए हो सकता है, तो क्या करेगा? वैसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर, कोई भी बिंदु हो सकता है, सभी बिंदुओं पर विभव का मान, जो भी विभव का मान होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कोई भी विभव का मान होगा वह क्या होगा? वह जो भी विभव का मान होगा, अर्थात समविभव तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, यानी एक विभवांतर यह होगा और एक यह होगा, यहाँ का जो मान होगा वह शून्य होगा। तो यही बताया जा रहा है कि समविभवी तल में वैसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है या विभव का मान बराबर होता है, उसे समविभवी तल कहते हैं। तो बहुत आसान डेफिनेशन था, आप लोग समझ गए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेश का क्वांटीकरण जो आपको बहुत VVI क्वेश्चन है, जो आपके कितने बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसे में आप लिखे नहीं है, लेकिन लगभग 5 से 6 बार पूछे गए हैं। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, जो आपका लगभग चैप्टर 1 में ही आपको दिया गया है। तो आवेश का क्वांटीकरण है किसी आवेशित वस्तु पर स्थित, जो आवेश का क्वांटीकरण होता है, यानी आवेश का जो नापा तोला वाले क्वांट किया होता है, यानी आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर, जो वस्तु है वह आवेशित है, या तो उसे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। कोई वस्तु अगर आवेशित है तो उस वस्तु पर जो स्थित आवेश होगा, यानी उसमें मौजूद जो आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है कि आवेश का जो किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश जहां इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻, यानी 1.6 गुने 10⁻⁻ क्या होता है? 19 इसका मान होता है। यह किसका मान होता है? आवेश का क्वांटीकरण का। इसका इतना ही संभव होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। कितना संभव होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, इतना संभव होता है। इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। कूलम के ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। कूलम इससे ही जब का होता है, इतना कूलम होता है 1.6 गुना 10⁻19, इसको कूलम को ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। क्या नहीं समझे? इसमें होता है, आपको फिर से समझाने की कोशिश करके आपको समझा कर हम कहीं छोड़ने वाले। तो इसमें होता है आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। यानी जैसे आपको यहाँ पे है, यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, और एक बिंदु समझ लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ आवेश है या क्यू से आवेश यूज करते हैं, जब यहाँ का जो आवेश है, यानी यहाँ का प्लस है और यहाँ का माइनस है। तो जब हम यहाँ को आवेश को यहाँ भेजना है तो क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी कि हम 101 भेज सकते हैं, 2 भेज सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भेज सकते हैं, या 100 भेज सकते हैं, या 150 भी भेज सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ऐसे इतना तो भेज देंगे, लेकिन आपको इसमें कहा जा रहा है कि आपको पूर्ण गुणज के रूप में। ऐसा नहीं कि आपको यह प्लस है तो 1.5 भेजें या 2.3 भेजे, ऐसा नहीं, पॉइंट में नहीं भेजा सकते, यानी इसको दशमलव में नहीं भेज सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण गुणज, यानी या तो 10 भेजा जा सकता है, या 20 भेजा जा सकता है, या 5 या 50, इस तरह से आपको भेजा सकते। लेकिन आपको सीधे पूर्ण गुणज, यानी पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 1.5 भेजेंगे, 1.2 भेजेंगे, 1.3 आपको इलेक्ट्रॉन यानी आवेश भेजेंगे, ऐसा नहीं है। जितना आपको ये का नियम जो होता है, यानी कुछ पूर्ण गुणज के रूप में, यानी गुणज के रूप में ही आपके आवेश यहाँ से स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसको ही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण के सिद्धांत में यही कहा गया है। क्या कहा गया है कि आवेश का जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्थानांतरित हुए पूर्ण गुणज के रूप में होने चाहिए। यानी आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए। अब चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 7 है आपका कि
कूलॉम के नियम बताएं। कूलॉम का नियम भी बहुत आपका VBI क्वेश्चन है। कूलॉम का नियम ये आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। ये भी आपको कई बार पूछे गए हैं। तो कूलॉम का नियम क्या है, तो इसमें कि आपका उत्तर में आपको लिखना है कूलॉम का नियम, दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले दो स्थित बिंदु जो एक जगह पर जो बिंदु आवेश जो स्थित है, यानी यहाँ से वहाँ स्टार्ट नहीं कर रही है, एकदम स्थिर है, एक जगह पर रुका हुआ है आवेश। दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अक्रमानुपाती और तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, तो दो स्थित बिंदु, जिससे आपको समझ लीजिए एक यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे बिंदु है, तो दो स्थित बिंदु, एक बिंदु यहाँ स्थित है और एक बिंदु यहाँ स्थित है। यहाँ पे जो आवेश है और यहाँ पे आवेश एक दूसरे रुका हुआ है। दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, यहाँ पे जो बल लगाएंगे, यहाँ से धक्का देंगे, यानी इसको जो बल लगाएंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसको पास जो बल लगाएंगे वह क्या होगा कि अगर भी दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अक्रमानुपाती, दोनों जो मात्राओं का एक मात्रा यह हो गया और एक मात्रा यह हो गया, दोनों मात्राओं के गुणनफल के जो क्या होगा वो उसके अक्रमानुपाती होगा। ये इसका और इसका दोनों का अक्रमानुपाती होगा और क्या होगा, अक्रमानुपाती होगा। और उनके बीच की जो दूरी होगी यहाँ पे हो, यहाँ से लेकर यहाँ से दूरी होगी, इसका R मान लेते हैं, इसका यहाँ से लेकर यहाँ से दूरी होगी, वे क्या इनके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। तो समझ गए कि कूलॉम का नियम कैसे कहते हैं, तो दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का दोनों आवेशों के मात्राओं के क्या होगा, गुणनफल के अक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसे कहते हैं कूलॉम का नियम। 7 नंबर क्वेश्चन ये था आपको, जो बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों के बारे में बताएं। क्या बतानी है, विद्युत आवेशों के दो मौलिक गुण को आपको लिखनी है। 2012 में पूछा गया था और लगभग 2010 और 2023 में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया, तो विद्युत आवेशों के दो मौलिक गुण, यानी जो विद्युत आवेश का जो गुण होता है वो क्या होते हैं वो आपको लिखना है। तो इसमें एक लिख दीजिएगा कि आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, यानी हम आवेश हमेशा असुरक्षित नहीं सुरक्षित रहता है, यानी एक जगह रहता है। और क्या क्या, आवेश क्वांटमीकृत होता है। हमने अभी पढ़ा था कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, यानी हम 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे आवेश नहीं भेज सकते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में हम भेज सकते हैं। तो ये भी आपको गुण लिख दीजिएगा, 2 गुण लिख दीजिएगा, आपको आराम से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इतना अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आराम से समझ गए। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। कूलॉम बल की सीमाएं क्या है, बिहार बोर्ड 2010 में पूछा गया था और लगभग कितने बार पूछा गया है, इससे कोई ठीक ही नहीं है। कूलॉम का जो बल होगा उसका सीमाएं कुछ होती है जी, इतने इस सीमा के अंदर में काम कर सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता, ये कुछ सीमाएं इसकी होती है। इसका क्या नियम होता है, इसका क्या रूल होता है, वही आप बताएंगे। कूलॉम बल की सीमाएं, यानी इसका सीमा क्या है, इससे कितने ये इससे काम कर सकती है, कितनी दूर तक काम कर सकती है। बात कूलॉम का जो बल, जो वैज्ञानिक थे जो कूलॉम का खोज किए थे, उसको क्या सीमाएं उसने खोजे थे वही बतानी है। जो आपको बोला जाता है 4 सीमाएं का नाम लिखना, तो 4 सीमाएं हम ला दिए हुए, जो 4 सीमा कैसे दिखेंगे वो देखते हैं। तो एक नंबर में कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, या फिर जो आवेश होगा बिंदु, यानी एक बिंदु से यह दूसरे बिंदु तक जाने के लिए क्या है, यह सत्य है। क्या है, सत्य है कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, यानी इसका जो सीमा है, यह जो आपका जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो आपका ये और सीमा होगा इसका, और सीमा होगा कि यहाँ तक जा सकता है, यह तो यही अब यहाँ से आवेश और यहाँ तक भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे यहाँ का इसका होगा सीमा हो जाएगा, अब जाएंगे कि यहाँ पे अगर बिंदु बना देंगे और यहाँ का इतना दूर का यह नहीं भेज सकता, इसका सीमा है कि ये इतने दूर का ही भेजेगा। तो ये आपका हो जाता है सीमाएँ। तो इसमें कहा जाता है क्या, इसमें आपको कहा जाता है कि यह नियम अधिक दूरी के लिए, बहुत सारी दूरी के लिए यह संभव या सत्य नहीं है। लेकिन और क्या है कि यह नियम 10⁻2 - 15 मीटर से भी कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, और ये जो आपका इससे भी कम दूरी होगा उसके लिए भी यह नियम सत्य नहीं है। और यह एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल नियम भी नहीं है। क्या है, यह भी एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, यानी सत्य नियम नहीं है। यह कभी असत्य हो सकता है तो कभी सत्य हो सकता है, यानी कोई सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल नियम नहीं है। और अगला 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि 10 नंबर क्वेश्चन में विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या है, ये भी बहुत ही क्या है VBI क्वेश्चन, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि विद्युत विभव क्या है। तो एकांक आवेश को, आपका जो एकांक आवेश होगा, जो एक जगह आवेश होगा, एकांक आवेश को अनंत से, यानी सबसे अंतिम छोर से अनंत से विद्युत क्षेत्र के जो भीतर लाएंगे, विद्युत जो आपका क्षेत्र होगा, जैसे आप विद्युत क्षेत्र यहाँ इसको जो भीतर लाएंगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के जो भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
विद्युत विभव कहते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से यानी सबसे अंतिम से अनंत से विद्युत क्षेत्र के जो भीतर लाने में किसी बिंदु द्वारा P दो तक लाने में, यानी इसमें यहाँ पर P हो गया, P तक जो लाने में जो भी कार्य किया गया होगा उसी को विद्युत विभव कहते हैं। यदि किसी परिलक्षण आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर W है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव W/Q होगा। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। इसका क्या होता है, इसको वोल्ट भी कह सकते हैं और जूल प्रति कूलम भी इसको बोल सकते हैं तथा विमीय सूत्र AMLTA होता है। ये वह इसके अदिश राशि है। यह क्या है, विद्युत विभव, यह अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि पर भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर करा देंगे। तो यह ऐसा आपका 10 क्वेश्चन था, आपका जो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो VBI था जो आपको पूछे जा सकते हैं वो हमने बताया। तो 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे तो छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और तभी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा।